हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी 7th क्लास के चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो देखो ये वाला जो चैप्टर है वो क्या काफी बच्चों को क्या डिफिकल्ट लगता है, जल्दी से समझ में नहीं आता, बट आई प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आपको ये जो चैप्टर है वो क्या अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बच्चों जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या, जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो देखो जब भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या बात करते हैं लिविंग थिंग की, यानी कि जो क्या है जिंदा है, जिनके अंदर क्या है जान है। अब जैसे इस मार्कर की बात करूं तो ये क्या है, इसके अंदर जान नहीं है ना, ये क्या है नॉन लिविंग है। लेकिन हम लोग हो गए बर्ड्स, ठीक है, और भी कोई एग्जांपल ले लो तो ये सारे के सारे क्या होते हैं लिविंग बींग्स है। अब जितने भी लिविंग बींग्स है ना, उनकी दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हर बच्चों को क्या पता होनी चाहिए, वो कौन कौन सी है। पहले तो है कि जो सारे के सारे लिविंग बींग्स है ना, वो क्या होता है मेड ऑफ दी सेल्स, वो क्या सेल्स से मिलके क्या है बने होते हैं। अब आप सोचोगे कि हमारी तो बॉडी क्या ऑर्गन से मिलके बनती है, तो सेल्स कहां से आ गए। तो देखो बच्चों जो ऑर्गन्स है उससे बने, लेकिन जो ऑर्गन्स है ना वो भी अल्टीमेटली किससे बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें किसी वॉल की, दीवार की, तो दीवार कैसे बनती है, ईंट के साथ ईंट जोड़ते हैं तब पूरी दीवार बनती है ना। उसी तरीके से क्या होता है हमारी जो बॉडी है या किसी भी लिविंग बीइंग की जो बॉडी है वो क्या होता है, मान लीजिए ये एक सेल है, तो इस तरीके से जब सेल के साथ क्या सेल जुड़ते जाते हैं ना, तो इस तरीके से उनकी जो पूरी स्ट्रक्चर है या पूरी जो बॉडी है वो क्या बनती है। इसीलिए हम लोग सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कहते हैं, क्योंकि सेल्स के साथ क्या पूरी जो लिविंग कोई भी चीज है उसकी स्ट्रक्चर बनते हैं। साथ में इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट। अब फंक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जितने भी काम हो रहे हैं ना, वो हम लोग कह रहे हैं कि जैसे कि हार्ट है, हार्ट क्या बीट करे, लेकिन हार्ट भी किससे बनके मिलके बना हो, सेल से मिलके बना हुआ ना। तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी के अंदर जो हमारा काम हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है जितनी भी, उन पूरे काम को करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, सेल्स की है। वो सेल्स ही कर रहे हैं अल्टीमेटली। इसीलिए हम क्या सेल को क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट, क्योंकि इसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो सारे फंक्शंस है वो क्या होते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा जो होता है कि जितने भी हमारे लिविंग बींग्स है ना, उनको क्या होती है नीड एनर्जी, यानी कि उनको एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। अब जैसे ये मार्कर है, इसको क्या होता है, इसको कोई एनर्जी की नीड नहीं है क्योंकि इसको कोई काम नहीं करना। लेकिन जितने भी लिविंग बींग्स है उनकी बॉडी के अंदर तो कंटिन्यूअसली कोई काम चल रहा है ना, और काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। और बच्चों ये जो एनर्जी है वो हमें कहां से मिलती है, वो हमें मिलती है फूड से। तो आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स है, हम लोग हो गए, हम लोग खाना खाते हैं ना, बर्ड्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि भाई उनको फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है तो इसलिए खाना भी नहीं खाता। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या हम लोग क्या फूड को लेते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फूड है ना उसके अंदर ऑलरेडी क्या होती है, एनर्जी जो वो क्या होती है, स्टोर होती है। फूड के अंदर ऑलरेडी एनर्जी स्टोर होती है और उसी फूड से हम लोग वो जो एनर्जी है वो क्या यूज कर लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग काम करने के लिए, सेल्स यूज कर लेते हैं। और बच्चे इस पूरे प्रोसेस को, जिसके अंदर हमारी बॉडी में क्या होता है, ये जो खाना है उससे क्या जो एनर्जी है उसको क्या बाहर निकाला जा रहा है, उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो यानी कि अगर हमारे फूड के अंदर ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे है, मैं बना रही हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये कोई हमारा फूड है, ठीक है, ये क्या है, फूड है। तो हमें पता है कि इसके अंदर ऑलरेडी क्या एनर्जी है, लेकिन ये अभी क्या स्टोर है, हमने इसको क्या बाहर निकालना है। तो इस फूड में से जब एनर्जी को हम लोग क्या बाहर निकाल लेंगे, रिलीज करवा लेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खाने को तोड़ना पड़ेगा ना, पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी बाहर आएगी। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन दी सेल्स। अब ये ब्रेक डाउन कहाँ पे हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया एनर्जी किसको चाहिए, सेल्स को चाहिए। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा खाना अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचता है, हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है। तो फूड जब सेल्स के अंदर पहुंचेगा तो वहां पे खाने का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, एंड देन उसमें से क्या हो जाएगी, जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। सो विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड दी रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया। तो इस सिंपल काम को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो जैसे अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन है वो होता
होता कहाँ पे है, सेल्स के अंदर होता है, यानी कि सेल्स के अंदर ही क्या है, फूड से जो एनर्जी है वो क्या बाहर निकाली जाती है। इसीलिए हम लोग क्या रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन लिख दो चाहे सेलुलर रेस्पिरेशन लिख दो, बोथ आर सेम थिंग, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, उसके बाद क्या, अभी हमने ये तो समझ लिया कि रेस्पिरेशन होता क्या है, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। ठीक है, कैसे ये काम होता है, कैसे जो खाना है वो क्या टूटेगा, उसमें से जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो खाना जो हमने खाया, वो जो खाना होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। आपने वर्ड सुना होगा डाइजेशन का, तो डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो खाना हमने खाया, पहले वो खाना क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है, जब हम लोग क्या उसको इंटेक करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जब वो खाना जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद खाना क्या होता है, सिंपल फॉर्म के अंदर क्या कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, और उस सिंपल फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। अब देखो हमने क्या करना है, हमने खाने में से उसकी एनर्जी को क्या चोरी करना है, उसकी एनर्जी को चुराना है ना। तो खाने से एनर्जी को चुराना इतना इजी नहीं होता, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि जो खाना है वो क्या एक ही स्टेप में, ऐसे नहीं होता कि एक ही बार में खाना क्या बहुत इजीली टूट जाएगा, नहीं। पहला खाना क्या होता है, टूटेगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज क्या है, डाइजेस्टेड फॉर्म है फूड की, यानी कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद इसमें कन्वर्ट होता है। अब क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ना, इससे हमें क्या निकालनी है, अल्टीमेटली जो एनर्जी है उसको क्या निकालना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, बॉडी के अंदर सेल है, तो सेल के अंदर बच्चों क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ना वो क्या एंटर करेगा। तो अब क्या है, ग्लूकोज के अंदर ये हमारा क्या है, सेल है, सेल के अंदर क्या आया, ग्लूकोज। अब यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है ये कैसे टूटेगा, ठीक है, और उसमें से जो एनर्जी है वो क्या बाहर आएगी, वो हमने क्या देखना है। तो उसके बेस पे कि जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर कैसे टूटता है, सो दैट एनर्जी बाहर आ सके, उसी के बेस पे हमने क्या है, जो रेस्पिरेशन है उसके क्या टाइप्स बनाई हुई है। दो टाइप हमारे पास है, कौन कौन सी है, पहली है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है हमारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मेन डिफरेंस दोनों के अंदर क्या देख लेते हैं। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन वर्ड जो है ना, देखो एरो का मतलब क्या होता है, एयर, एयर यानी कि ऑक्सीजन। तो बच्चों वो वाली रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है ये क्या है, टूटेगा किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये जो ग्लूकोज यहाँ पे जो ब्रेक हो रहा था ना, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब ये काम होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है, तो फूड ही ना, फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आपस में क्या है, रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, और यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में क्या है, वाटर भी बनता है, और साथ में यहाँ पे रिलीज होती है ढेर सारी एनर्जी, जो कि हमें क्या है चाहिए थी। इसी को हमने बोला था ना कि रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी रिलीज होगी, तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो क्या रिलीज होती है। लेकिन इसके साथ दो चीजें और भी बन रही है, कौन कौन सी, CO2 एंड वाटर। तो बच्चों ये इक्वेशन आपने क्या लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपको क्या अच्छे से एग्जाम में लिखनी आ जाए कि कैसे लिखना है। अब हम लोग क्या समझ लेते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, नाम से क्लियर है। अब मैंने बताया कि एरोबिक का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब हम लोग क्या इसके आगे एन वर्ड लगा देंगे ना, एन एरोबिक, यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब हमारा ये जो ग्लूकोज है वो क्या टूटेगा, लेकिन बिना ऑक्सीजन के, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तब उसमें से जब एनर्जी रिलीज होगी ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की हमारे पास जो डेफिनेशन है फिर क्या बनेगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था, ये क्या होता है हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें कि यहाँ पे बनता क्या है जब रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो क्या बिना ऑक्सीजन के टूट रहा है सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे भी CO2 रिलीज हुई थी, यहाँ पे भी क्या CO2 बनती है, लेकिन वहां पे बच्चों क्या बना था, CO2 के साथ बना था वाटर, लेकिन यहाँ पे CO2 के साथ क्या बनता है, अल्कोहल, जो कि एक डिफरेंट चीज है। और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बच्चों जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो क्या काफी अमाउंट में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में जो एनर्जी है वो क्या रिलीज होती है। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा मेन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में एनर्जी निकलेगी एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए क्या होता है, मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके अंदर क्या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि
क्योंकि जितने भी हमारे मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको क्या एनर्जी की ज्यादा नीड रहती है। और ये जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ये क्या होते हैं, कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखने को मिलती है, वो मैं कुछ एग्जांपल अभी आपको बताऊंगी। तो पहली चीज यहाँ पे क्या हमने ये चीज याद करनी है, क्योंकि देखो एक के अंदर क्या हो रहा है, CO2 के साथ बन रहा है वाटर, एक में CO2 के साथ बन रहा है अल्कोहल। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि एरोबिक और एनारोबिक में अल्कोहल किसमें बनेगा किसमें नहीं बनेगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब एब्सेंस वर्ड यूज करेंगे तो ए वाला आ रहा है ना, ए से एब्सेंस और ए से हमारा क्या होगा, अल्कोहल। तो आप याद कर सकते हो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनारोबिक में क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। CO2 तो सबके अंदर बनेगा ही बनेगा, और साथ में जो एनर्जी है वो भी क्या रिलीज हो रही है। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, हम इसकी ही एग्जांपल क्यों करें, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया एरोबिक रेस्पिरेशन तो क्या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में होता ही है, कुछ ही है जिनके अंदर क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो इनकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास है सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या देखने को मिलती है, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएरोब्स। क्या बोलेंगे, एनएरोब्स। क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि बच्चों ये क्या होते हैं, ये ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी क्या सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। जैसे हम लोग क्या बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते ना, लेकिन ये रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, एनएरोब्स। ओके, तो यहां पे मैं लिख देती हूं, बिकॉज दे सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो एनएरोब्स का मतलब यही होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या सर्वाइव कर जाए। अब एनएरोब्स की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है यीस्ट, ठीक है, जो यीस्ट होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये क्या सिंगल सेल है, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर बात करें तो मिलियंस बिलियंस के अंदर क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम लोग क्या नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते ना, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो इतने छोटे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या पता नहीं कितने सारे सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन अब ये देखो, ये जो यीस्ट है इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, देखो कितना सेल खुद ही कितना छोटा होता है और एक ही है, तो इसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से चल रही है, मतलब एक ही सेल काम करो उसकी पूरी बॉडी चल रही है। इसीलिए इनके अंदर क्या होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, और इसीलिए सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है ना वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, और इनको वैसे भी एक ही सेल है, एनर्जी वैसे कम चाहिए थी, तो उस एनर्जी से इनका काम जो वो क्या चल जाता है और ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, ये जो यीस्ट है ना इसका यूज कहाँ पे होता है, ये काफी हमारे लिए बहुत यूजफुल चीज है। कैसे, जैसे कि हमें पता है कि जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 एंड अल्कोहल एंड एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो अल्कोहल है ना ये हमारे लिए बड़ी काम की चीज है। तो ये जो अल्कोहल है यहाँ पे बनता है, इसीलिए बच्चों क्या होता है, ये जो यीस्ट होता है ना इसको क्या होता है, वाइन बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, जिसमें क्या होता है अल्कोहल वगैरह यूज होते हैं, उन चीजों को बनाने के लिए इसका क्या जो यूज है वो क्या किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, जो अल्कोहल है वो क्या बनता है, जो लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके एक और एग्जांपल भी है, उसको भी क्या जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है ह्यूमंस के अंदर। तो अभी आप बोलोगे कि अभी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर तो कौन सी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ मसल सेल्स के अंदर जो हमारे क्या होते हैं, मसल्स के सेल होते हैं ना, उनके अंदर क्या होते हैं, कभी कभार जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या देखने को मिलती है। लेकिन ये रेस्पिरेशन सिर्फ बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है, यानी कि इट हैपेंस ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर कौन सी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जब वो देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ढेर सारी एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स हैं जिनको काम करना है, और ज्यादा एनर्जी जो किसमें रिलीज होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही होती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कैसे होती है ये चीज, उसको समझ लेते हैं कि मसल सेल्स के अंदर क्यों होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ह्यूमन मसल है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एकदम से भागना शुरू करते हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज हमने करी, साइकिलिंग करी, बहुत ज्यादा चल लिए, कभी कभार हम लोग करते हैं ना, बहुत हैवी काम कर लेते हैं। तो ड्यू टू दी हैवी एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर, अब देखो हम लोग क्या ज्यादा काम करें, यानी कि मान लो आप रनिंग करो या आपने एक्सरसाइज करी, तो आप क्या करो उस टाइम पे, बहुत ज्यादा वर्कआउट करो, बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी की क्या हो रही है, यूज हो रही है उस काम को करने के लिए, है ना। इसीलिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी पहले बनी हुई थी वो सारी की सारी यूज होगी। अब हमारी बॉडी को हम लोग क्या काम वो किए जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को क्या होता है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमारी बॉडी और एनर्जी चाहिए उसको काम करने के लिए। और वो एनर्जी कब मिलेगी, जब हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो जो ग्लूकोज है वो क्या ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होगा, आगे ब्रेक डाउन होगा, और उससे क्या होगी, जो बहुत सारी एनर्जी है वो क्या वहां पे रिलीज होगी। अब हमारी बॉडी को क्या जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी जितनी जल्दी,
उतनी जल्दी जो ग्लूकोज है वो क्या टूट जाएगा। तो फूड तो हमारी बॉडी के अंदर पहले ही होता है। ऑक्सीजन हम लोग क्या, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या साथ के साथ हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग क्या बहुत हैवी काम करते हैं ना, इसीलिए हम लोग क्या बहुत जल्दी जल्दी क्या सांस लेना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा हमारी सांस फूल जाती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम बहुत एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी जो है वो कब मिलेगी, जब हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, सो दैट वो ग्लूकोज को तोड़ के उसमें से जो एनर्जी है वो क्या बाहर निकाल सके। इसीलिए क्या होता है वहां पे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी, ऑक्सीजन की। हम लोग क्या इतनी जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, फिर भी वो जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग क्या वर्कआउट, काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं उस टाइम पे। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, मसल के सेल्स होते हैं, अब वो देखेंगे कि ऑक्सीजन मिली है तो ठीक है, नहीं मिली तो एनर्जी तो चाहिए ना, काम तो कर ही रहे हैं। इसीलिए क्या होता है बच्चों, ये जो ग्लूकोज है ना वो बिना ऑक्सीजन के क्या ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहां पे क्या जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो वहां पे क्या रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है। जब कभी ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है हमारे सेल्स के अंदर क्या आती है, ड्यूरिंग दी कोई भी जो हमारा हैवी काम हम लोग क्या कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनीथिंग, ओके। उसके बाद क्या होता है, अगर इसकी इक्वेशन को हम लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा था, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो होता है यानी कि जो हमारा फूड था वो कहाँ पे, कौन से सेल्स में प्रेजेंट है, अभी मसल सेल्स के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज जाता तो सेल्स के अंदर ही ना। अभी हम लोग पर्टिकुलर मसल सेल्स की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ना, अब देखो ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन मिलता तो ये पूरा ब्रेक डाउन होता, इसमें से जो सारी एनर्जी है वो क्या हम लोग बाहर निकाल लेते, यानी कि हमारी बॉडी निकाल लेती। अब क्या हो गया बच्चों, ग्लूकोज को ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, इसीलिए ग्लूकोज का क्या होता, पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता, जितना उसका होना चाहिए था ना उतना नहीं हुआ, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, यानी कि कुछ टूट जाता है ग्लूकोज, कुछ नहीं टूटता। इसीलिए उसमें से क्या होती है, बहुत कम अमाउंट में जो एनर्जी है वो क्या बाहर रिलीज होती है। तो इसीलिए क्या होता है, इसके पार्शियल ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड किसकी वजह से बना, ड्यू टू दी पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और साथ में क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत ये हैवी काम हम लोग करते हैं तो हमारे क्या होता है, यहाँ पे लेग्स में और यहाँ पे क्या होता है, पूरी हार्ड हो जाती है बॉडी, यानी कि क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना, पेन भी होता है, हम लोग ठीक से चल नहीं पाते। तो इसी की वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उस टाइम पे क्या बना होता है, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी में भी ये मिल जाएगा कि जो क्रैम्प्स होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। सो हमारे पास क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूसेस द लैक्टिक एसिड, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है ना ये क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी है उसमें क्या हो जाते हैं, क्रैम्प्स क्या हो जाते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है, ये जो क्रैम्प्स है ये क्या होते हैं, अगर हम लोग क्या है गर्म पानी से नहा ले या ऑयल से मसाज करवा लें तो उसके बाद क्या ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे क्यों होता है, उसका रीजन हम लोग क्या समझ लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैंने लिखा है, गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। तो इस दोनों में से क्या कोई भी काम करेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों क्या होता है, हमारे मसल्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो क्या इंप्रूव हो जाती है। तो क्या होगा, इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो मसल सेल्स है उनके अंदर जो ऑक्सीजन है ना उसकी जो सप्लाई है वो भी फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा उसके साथ जो ऑक्सीजन है वो भी उतनी ज्यादा क्या जाएगी। तो मसल्स के अंदर जो मसल सेल्स थे उन तक क्या ऑक्सीजन पहुंचेगी, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से तो वहां पे क्या लैक्टिक एसिड बना था ना, अदरवाइज जो ग्लूकोज था उसने तो क्या पूरा टूट के बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस कर देना था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बीच वाला ग्लूकोज इनकम्प्लीट, पूरा नहीं टूटा, इनकम्प्लीट था, तो इसकी वजह से बना लैक्टिक एसिड। अब जब लैक्टिक एसिड को क्या पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो वापस से क्या जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जो प्रोडक्ट्स है वो क्या बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस ड्यू टू द मसल सेल्स, सॉरी टू द मसल सेल्स। देन क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा किसका, लैक्टिक एसिड का, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि हमारे क्या एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं। उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ में क्या ढेर सारी अमाउंट में एनर्जी जो वो क्या रिलीज होती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग क्या होता है। देखो सिंपली जब हम लोग क्या सांस लेते हैं ना एंड सांस छोड़ते हैं
तो इसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। यानी कि बच्चों हम लोग ब्रीदिंग में करते क्या, एक बार सांस को क्या अंदर खींचते हैं और एक बार सांस को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो ब्रीदिंग में सिंपली क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन, आप सबको पता है कि हम लोग जब क्या सांस अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग में बेसिकली क्या होता है, सिंपली हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि रेस्पिरेशन में तो क्या था, वहां पे क्या था, जो केमिकल प्रोसेस हो रहा था ना, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं बन रहा, सिंपली जो गैसेस है वो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो इसमें क्या होता है, जो एयर है कौन सी, रिच इन ऑक्सीजन। हमारी बुक में ये लिखा हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सिंपली इसका मतलब यही है कि जब हम लोग क्या सांस अंदर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या है अंदर लेते हैं, यानी कि टेक इन करते हैं। और इस काम को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब बच्चों सांस का अंदर खींचना। तो उसमें हम लोग कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो CO2 गैस है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यानी कि एयर रिच इन ऑक्सीजन, वो एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच है, जिसमें CO2 का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, वो उसको हम लोग क्या करते हैं, गिव आउट, यानी कि बाहर निकालते हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, यानी कि सांस का बाहर छोड़ना, इससे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ए ब्रीथ, हम कब कहते हैं कि हमने एक सांस ले लिया, तो एक सांस के अंदर बच्चों क्या आता है, दोनों काम होते हैं। एक बार सांस का अंदर खींचना और एक बार बाहर छोड़ना। तो अंदर खींचना और बाहर छोड़ना दोनों काम को मिला के हमारी जो एक ब्रीथ है, यानी कि जो एक सांस है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। तो वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए ब्रीथ। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग के अंदर ना जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो क्या कंटिन्यूसली होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पहले इनहेलेशन हुआ, देन एक्सहेलेशन, फिर एक्सहेलेशन के बाद इनहेलेशन, फिर एक्सहेलेशन। तो ये क्या होता है, रिपीटेड प्रोसेस चलता रहता है और ये 24 घंटे चलता है, हर टाइम चलता है। कभी भी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो क्या रुकता नहीं है। अगर रुक गया ना तो मतलब समझो कि गाड़ी रुक गई है हमारी। तो आपने ये याद रखना है। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि इनहेलेशन जो होता है ना, नंबर ऑफ इनहेलेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एक्सहेलेशन। जितनी बार बच्चों हम लोग सांस को अंदर लेते हैं उतनी बार हम सांस को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ब्रीदिंग रेट हम किसे कहते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक मिनट के अंदर हम लोग क्या है, कितनी बार कोई पर्सन सांस ले रहा है, ब्रीद कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। तो यानी कि आपने क्या करना है, 1 मिनट का टाइमर लगा लेना है और आप खुद नोट करो कि आप 1 मिनट के अंदर क्या कितनी बार सांस को अंदर खींच रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो, ठीक है। तो उसको अगर आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या है, कितना है। नॉर्मली ये हमारा क्या होता है, अगर हम अडल्ट्स की बात करें, अडल्ट्स यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी जो एज है वो क्या 18 प्लस है, यानी कि जब हमारी पूरी क्या बॉडी डेवलप हो चुकी है, पूरी बॉडी सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। तो अडल्ट्स जो होते हैं ना, नॉर्मली जो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो कितना होता है, 15 to 18 टाइम्स। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई अडल्ट जो है 1 मिनट के अंदर हम लोग क्या 15 से लेकर 18 बार तक क्या है सांस ले लेते हैं। सबके अंदर वेरी करता है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, लेकिन एवरेज 15 to 18 टाइम्स होता है। और अडल्ट्स की अगर बात करें ड्यूरिंग दी हैवी एक्सरसाइज, जब हम लोग क्या है बहुत ज्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज करें, काम करें, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग ऐसा कोई काम करते हैं तो हमें क्या होता है, एक्स्ट्रा काम हम लोग कर रहे हैं तो एनर्जी की क्या होती है, एक्स्ट्रा नीड होती है। और एनर्जी कैसे मिलेगी, रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से। और रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन, याद आया। तो दैट मींस ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए हम लोग क्या ब्रीदिंग भी फास्ट करते थे ना। तो इसमें क्या होता है, हैवी एक्सरसाइज के ड्यूरिंग जो अडल्ट्स का ब्रीदिंग रेट है वो भी बच्चों क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो 1 मिनट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 25 टाइम्स तक क्या ब्रीद कर जाते हैं। नॉर्मली हमारा इतना होता है, लेकिन जब हम लोग क्या बहुत कोई रनिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है 25 टाइम्स होता है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां से आपको क्या 1 मार्क का जो क्वेश्चन है या फिलअप है, कुछ भी ऐसा क्या आ सकता है। नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्या है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है ना उससे रिलेटेड का एक क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन क्या है कि कुछ ना पिक्चर्स बनाई हुई है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो उनमें क्या कुछ एक्टिविटीज दिखाई गई है, जैसे कि कोई क्या कर रहा है, वॉशिंग क्लोथ, यानी कि कोई कपड़े धो रहा है। एक टाइम पे बच्चा क्या स्टडी कर रहा है, कुछ कोई भाग रहा है, रनिंग हो रही है वहां पे। एक एक्टिविटी क्या वॉकिंग की, यानी कि एक ओल्ड जो एज पर्सन है वो क्या चल रहा है। स्लीपिंग एक
पर्सन सो रहा है, क्लिंबिंग यानी कि कोई स्टेयर्स के ऊपर क्या चढ़ रहा है। तो ये कुछ एक्टिविटीज है, हमें ये बताना है कि इन एक्टिविटीज में से जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या है, स्लोएस्ट किस में होगा, सबसे कम किस में होगा और सबसे फास्ट किस में होगा। तो फास्टेस्ट भी हमें क्या है बताना है। तो देखो बच्चों सिंपल सा फंडा अभी मैंने आपको बताया ही है। हमने ये देखना है कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना, हम लोग क्या काम किस में ज्यादा करें, वर्क किस में ज्यादा करें, क्योंकि देखो काम करने के लिए हमें चाहिए होती है क्या, एनर्जी। जितना काम हम लोग क्या ज्यादा कर रहे हैं उतनी हमें एनर्जी भी ज्यादा चाहिएगी। और एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, यानी कि ग्लूकोज को हमने क्या तोड़ना, उसमें से एनर्जी को बाहर निकालना है। लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी ऑक्सीजन। तो यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। और ऑक्सीजन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, यानी कि ब्रीदिंग रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो आपने सिंपली ये चेक करना है कि किसमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है, उसी में हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होगा, फास्टेस्ट होगा। तो पहले हम देख लेते हैं फास्टेस्ट किसमें होगा। वॉशिंग क्लोथ्स, यानी कि उसमें क्या मशीन से नहीं धोना है कपड़े, हाथ से धो रहे हैं, पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या ठीक ठाक काम हो रहा है। स्टडी करें तब भी हमें कुछ ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती। रनिंग कर रहे हैं, जब हम लोग भागते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वॉकिंग में भी ठीक ठाक चाहिए, स्लीपिंग में तो बहुत ही कम चाहिए, क्लिंबिंग में स्टेयर्स पर चढ़े तो उसमें ज्यादा नहीं है। यानी कि हमारी जो फास्टेस्ट है वो किसमें होगा, ब्रीदिंग रेट रनिंग के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा, फास्टेस्ट होगा ये। और अगर स्लोएस्ट की बात करें, सबसे कम किसमें होगा, तो आप देख सकते हो स्लीपिंग, जब हम लोग क्या सो रहे हैं। अब आपको पता है हम सो रहे हैं तो उसमें क्या हम कोई काम नहीं कर रहे ना, हमारा क्या सिर्फ हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया और बाकी सारे जो है वो काम कर रहे हैं, ऑर्गन्स है, लेकिन हम लोग वैसे कोई काम नहीं कर रहे फिजिकली। तो स्लीपिंग में हमारा जो ब्रीदिंग रेट होगा वो क्या होगा, सबसे स्लोएस्ट होगा। तो एनसीईआरटी की बुक में इसमें ना एक और लाइन लिखी हुई थी कि जब हम लोग क्या करते हैं, ड्राउजी फील करते हैं। ड्राउजी यानी कि जब हम लोग क्या स्लीपिंग वाला फील करते हैं, जब हमें क्या नींद आने वाली होती है, उबासियां ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या ड्राउजी फील करते हैं। उस टाइम पे भी हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है ना वो क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, ये आपको क्या पता होना चाहिए क्योंकि हमारा लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू वी ब्रीद। तो हम समझेंगे अभी कि ब्रीदिंग हम लोग क्या करते कैसे हैं। कैसे जब हम लोग क्या इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन क्या किस किस रास्ते से होती हुई क्या हर एक सेल्स तक पहुंचेगी। और वहां पे जब CO2 प्रोड्यूस होगा आफ्टर रेस्पिरेशन, तो वो CO2 क्या किस किस रास्ते से होती हुई क्या बाहर आएगी। उस पूरी चीज को हमने क्या यहाँ पर डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स क्या है ब्रीदिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या सांस किस चीज से लेते हैं, हमारी नाक से। तो नोज के थ्रू हम लोग क्या ब्रीदिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो एयर होती है ना वो एंटर कैसे होती है, थ्रू दी नोज। तो हमारे नाक की ये जो ओपनिंग्स होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। तो दो नोस्ट्रिल्स हमारी होती है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो यहाँ पे क्या होता है, नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन जो है वो क्या हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, तो इस तरीके से क्या यहाँ से अंदर आएगी। ठीक है, और ये जो खाली जगह होती है ना, हम छोटे होते भी ये काम करते थे और नाक में उंगली मारते रहते थे, वो जो खाली जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी का बच्चों एक और नाम भी होता है, इसे हम कहते हैं नेजल पैसेज। तो दोनों क्या सेम ही है, हमारी बुक के अंदर भी ये वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बताया नेजल कैविटी कह दो चाहे नेजल पैसेज कह दो। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे ये जो नीचे ओरल कैविटी, ये क्या चीज है, देखो जब हम लोग क्या फूड खाते हैं तो मुंह के थ्रू हम लोग क्या खाना लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर ये जो पूरी खाली जगह होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। अब क्या है, अगर ऑक्सीजन है ऊपर वाले रास्ते से क्या यहाँ आएगी तो होती हुई क्या यहाँ पे पहुंचेगी इस जगह पे। इस तरीके से क्या अगर हमने कुछ खाना खाया तो मुंह के थ्रू हम खाने को अंदर लेके गए तो वो भी क्या यहाँ पे खाना आता है। तो ये क्या होती है, एक ऐसी कॉमन जगह जहाँ पे क्या फूड भी आएगा मुंह के थ्रू और नोज के थ्रू हमारी क्या आती है, जो ऑक्सीजन है वो भी आती है। तो उस कॉमन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। तो फेरिंक्स को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या थ्रोट भी कहते हैं, गला भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फेरिंक्स के बाद बच्चों क्या होता है, दो अलग अलग पाइप्स क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। फेरिंक्स के आगे एक निकलती है हमारी विंड पाइप, यानी कि हवा वाली नली, जिससे क्या होता है जो ऑक्सीजन है वो जाएगी आगे। और एक होती है हमारी फूड पाइप, जिससे क्या यहाँ पे फेरिंक्स से जो खाना है वो क्या फूड पाइप के अंदर चला जाता है। यहाँ पे हमने क्या सिर्फ विंड पाइप बनाई है, क्यों, क्योंकि हमने क्या सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ना, अभी हमने फूड वगैरह का कुछ नहीं देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, फेरिंक्स के आगे ये जो फूड पाइप होती है ना, ये फूड पाइप है, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया कह दो या फिर इसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या कह सकते हैं, फूड पाइप। ठीक है, तो दोनों का एक ही मतलब है। तो ये होगी हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे क्या होता है, ये जो फूड पाइप है ये क्या आगे दो पाइप्स के अंदर क्या डिवाइड हो जाती है और ये कहाँ पे जाके खुलती है, अल्टीमेटली हमारे लंग्स के अंदर। तो लंग्स में ये ओपन हो रही है तो ऑक्सीजन जो थी वो क्या इस तरीके से आएगी और इस तरीके से क्या हमारे लंग्स के अंदर क्या चली जाती है। और ये जो
हमारी ट्यूब थी ना, ये फिर से आगे क्या होता है, छोटे छोटे ट्यूब्स में फिर से डिवाइड हो जाती है। सेम ही यहाँ पे होता है, मैंने एक साइड पे बनाया, सिर्फ दोनों में सेम ही काम होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन क्या लंग्स तक आएगी। अब होता क्या है बच्चों, हमारे जो ये पार्ट्स है ना, लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ये क्या होता है, आप ऐसे सोच सकते हो एक ना गोल दायरा बना हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीजें क्या है, एनक्लोज्ड है, यानी कि उसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स हमारे क्या प्रेजेंट है, और उस दायरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी। तो मैंने यहाँ पे क्या ब्लू कलर से जो डॉटेड लाइन में ये पूरा बनाया है ना, आप देख सकते हो इस घेरे को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी क्या करती है, चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स, हार्ट सब कुछ प्रेजेंट है, और ये क्या कर रही है, हमारे इन ऑर्गन्स को, जो कि बहुत ज्यादा कीमती है हमारे लिए, इनके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा चेस्ट कैविटी। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है कि कैसे ब्रीथ करेंगे, तो एयर कैसे कैसे गई, सबसे पहले जो एयर है यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाएगी, नोस्ट्रिल्स में, नोस्ट्रिल से फिर कहाँ पे जाएगी, वो हमारी नेजल कैविटी या नेजल पैसेज के अंदर, एंड अल्टीमेटली वो क्या ट्रैक से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाएगी, हमारे लंग्स के अंदर। तो ये इसका वे है जाने का। उसके अलावा क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो क्या किसमें प्रेजेंट है, हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर। मैंने आपको बताया हमारा हार्ट भी हो गया, हमारे लंग्स भी हो गए, सब कुछ क्या हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये इसको बचा के रखेगा। और जो चेस्ट कैविटी होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चेस्ट कैविटी बच्चों क्या होता है, चेस्ट कैविटी के ऊपर ना इस तरीके से क्या होता है, कर्व्ड शेप में ना बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से बोन्स क्या इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। इन बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिब, क्या बोलते हैं, रिब्स। ठीक है, और इस पूरे ये जो कर्व्ड बोन्स है, इससे पूरा जो सिस्टम बनता है, पूरा ये जो ढांचा बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, रिब केज। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रिब केज। रिब केज यानी क्या होता है, ये जो कर्व्ड बोन है इनसे पूरा ये जो सिस्टम बनेगा। अब ये क्या करता है, ये भी हमारा क्या कर रहा है, इसी की वजह से हमारे जो लंग्स है वो क्या प्रोटेक्ट है। तो आप इसे फील कर सकते हो, अगर आप ऐसे ऊपर की तरफ करके देखोगे ना, तो ये वाला जो सारा सिस्टम है ये हमारे क्या होता है, रिब केज ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय, चेस्ट कैविटी किससे सराउंडेड है, बाय द रिब्स ऑन दी साइड्स। दोनों साइड्स पे क्या होता है, इस तरीके से क्या रिब्स लगी हुई है, और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, रिब केज, जो कि क्या कर्व्ड बोन से हमारा बना हुआ है। ठीक है, ये जो गोलाई में हमारी बोन्स है इसे हम बोलते हैं रिब्स। इसके अलावा क्या होता है, अब ये जो चेस्ट कैविटी है, ऊपर तो रिब केज लगा होता है, नीचे क्या होता है, यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना जिससे ये क्या होता है, बंद हो रहा है, इसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलेंगे, डायाफ्राम। और डायाफ्राम एक तरीके से क्या करे, इस चेस्ट कैविटी का बेस बना रहा ना, यानी कि बंद करा नीचे से, तो इसीलिए हमने क्या यहाँ पे लिखा है, डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, यानी कि इसको क्या एक तरीके से एनक्लोज कर रहा है यहाँ पे। उसके अलावा क्या होता है, ब्रीदिंग के अंदर जब हम लोग क्या, ये तो हो गए सारे पार्ट्स, जब हम लोग क्या बच्चों ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हमारे ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, दोनों की मूवमेंट होती है, हमारी जो चेस्ट कैविटी वो भी मूव होती है, और हमारा जो डायफ्राम है वो भी क्या मूव होता है। वो कैसे कैसे होता है अभी हम इसको समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग के अंदर बोथ डायफ्राम एंड द रिब केज मूव्स। अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि दोनों क्या मूव कैसे कैसे करते हैं। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, जैसे हम लोग क्या इनहेल करेंगे एयर को, ऑक्सीजन को, तो आप ना ये एक्टिविटी भी करके देख सकते हो। आपने क्या पहले यहाँ पे हाथ रखना है यहाँ पे, और जैसे आप इनहेल करोगे ऊपर की तरफ आप सांस खींचोगे, आप देखोगे ये वाले जो पार्ट है वो क्या ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि जब हम लोग क्या इनहेलेशन करते हैं तो हमारी जो रिब्स है वो क्या करते हैं, मूव करती हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या ये मूव करते हैं। और जो डायफ्राम होता है ये क्या करता है, हमारा नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये ऐसे था ना, तो ये क्या इस तरीके से ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, ये क्या मूव करके क्या नीचे की तरफ क्या आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रिब्स मूव अप एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन, यानी कि रिब और जो डायफ्राम है दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ है, डायफ्राम नीचे की तरफ है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारी चेस्ट कैविटी है इसका जो साइज होता है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। तो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या ये नीचे की तरफ गया, रिब ऊपर की तरफ गया, जिसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी उसका साइज क्या बढ़ गया। और अगर चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स है बच्चों, देखो हमारे जो लंग्स होते हैं ना वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि क्या सिकुड़ जाते हैं फिर फैल जाते हैं, एक्सपैंड होते हैं, एक्सपैंड होंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपैंड होंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इस तरीके से क्या चलता रहता है। तो अगर क्या है ये हमारे जो लंग्स है इनको क्या अगर ज्यादा जगह मिलेगी, ये चेस्ट कैविटी क्या साइज इंक्रीज होगा तो ये दूर होगी, तो इसको क्या ज्यादा स्पेस मिलेगी लंग्स को क्या एक्सपैंड करने के। तो लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो इनके अंदर क्या ज्यादा मैक्सिमम जो एयर है वो इनके अंदर क्या आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, चेस्ट कैविटी की साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, लंग्स फिल्ड विद द एयर। तो लंग्स के अंदर क्या जो एयर है वो क्या आ सकती है। अगर इनको स्पेस ही नहीं मिलेगी तो ये एक्सपैंड कैसे करेंगे और इनके अंदर एयर कैसे फिल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे इनहेलेशन के ड्यूरिंग क्या ये काम होता है। अब हमने देखना है कि एक्सहेलेशन के अंदर क्या होता है। तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है,
इनहेलेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो रिब्स है वो क्या करते हैं, मूव्स करती है डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ आती है, और जो हमारा डायफ्राम है वो क्या ऊपर की तरफ जाता है। दोनों क्या पास आते हैं, पहले क्या थे दोनों दूर जा रहे थे, अब दोनों पास आएंगे। तो इसमें क्या है, रिब्स मूव्स डाउन एंड द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। तो इससे क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। सो डिक्रीजेस द साइज ऑफ द आवर चेस्ट कैविटी, क्योंकि देखो ये जो डायफ्राम है वो क्या कर रहा है, हमारी चेस्ट कैविटी का फ्लोर बना रहा है। तो अगर चेस्ट कैविटी पहले एक्सपैंड नीचे आ रहा था तो साइज बढ़ गया, अभी ऊपर जा रहा है तो चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर जो एयर होगी वो क्या होगी, अब लंग्स भी क्या करेंगे, अगर चेस्ट कैविटी का साइज क्या छोटा आएगा तो लंग्स को क्या होना पड़ेगा, श्रिंक होना पड़ेगा ना। जैसे श्रिंक होएगी तो इसके अंदर लंग्स के अंदर जो एयर थी वो क्या बाहर चली जाएगी। तो ऐसे होते हुए क्या वो क्या नाक के थ्रू क्या CO2 जो वो क्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या एयर इज पुश्ड आउट ऑफ दी लंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ये सारा काम होता है ब्रीदिंग का। इसके अलावा बच्चों एक और टॉपिक हमारे पास है, व्हाई डू वी स्नीज, कि हम लोग क्या छींक क्यों मारते हैं। तो देखो जब भी हम लोग क्या सांस ले रहे होते हैं ऐसी एयर में जहां पे क्या बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल वगैरह, वैसे भी एयर के अंदर क्या कुछ ना कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या रहते ही है, इतनी प्योर तो एयर कभी होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग क्या इनहेल करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, सो एयर जो होते हैं कंटेन्स द डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या होती है हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे नेजल कैविटी के अंदर क्या एंटर करती है। तो जैसे ही वो क्या यहाँ पे आएगी ना, तो ये जो नेजल कैविटी यानी कि जो हमारी ये वाली जो चीज होती है ना, इसकी जो लाइनिंग होती है उसको क्या करती है, इरिटेट कर देती है, क्योंकि ये क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो सेंसिटिव पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स एंटर इन द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अंदर क्या वो डस्ट पार्टिकल एंटर करेगा और वो क्या करता है, इरिटेट्स द लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। लाइनिंग मतलब क्या है, ये नेजल कैविटी है तो ये वाली जो चीज है ना, ये क्या नेजल कैविटी की लाइनिंग है। तो इसको क्या करते हैं, इरिटेट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या सेंसिटिव पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें इरिटेशन होती है और हम क्या करते हैं, छींक मारते हैं। छींक मारने से क्या होता है, एकदम से आपको पता ना कितना बाहर की तरफ क्या पुश करते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे ना वो वापस क्या आ जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं, यानी कि बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या स्नीजिंग एक्सपेल्स दी सच पार्टिकल्स, तो डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाते हैं। तो अगर बात करें कि ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कुछ एनिमल्स है, एलिफेंट्स, लायंस, काउज, बर्ड, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एक्सेट्रा, इनके पास तो क्या होता है, ऑल हैव द लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी, इन सबके पास क्या होता है, लंग्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या ब्रीदिंग का जो काम है वो सेम ही वैसे होता है जैसे हमने अभी पढ़ा था। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास क्या होता है, लंग्स नहीं होते, ठीक है, लिविंग बींग्स है उनके पास लंग्स नहीं है। तो उनके अंदर जो ब्रीदिंग है वो कैसे होते हैं, कैसे वो जो ऑक्सीजन है उनकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, कैसे कैसे काम होता है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें इंसेक्ट्स की, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स जैसे होते हैं जैसे कि कॉकरोच, तो कॉकरोच का एक इंसेक्ट है, और भी होते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कैसे होता है। तो आपने क्या याद करना, देखो क्योंकि इनके पास लंग्स तो है नहीं, ये स्पेशल केसेस है जिनके पास लंग्स नहीं है, उन्हीं के हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल्स। तो आपने देखना है कि गैस एक्सचेंज के लिए किसके अंदर कौन सा जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉकरोच है इसके अंदर जो गैस एक्सचेंज के लिए बच्चों क्या होते हैं, ट्यूब्स का ना नेटवर्क होता है। इसके पास लंग्स नहीं होते, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम से बनाया, आप देख सकते हो इसके अंदर क्या इस तरीके से ना ये ट्यूब्स है, ठीक है। तो ये ट्यूब्स है, आगे आगे देखो डिवाइड हो रहे हैं, तो ट्यूब्स का एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, इसके थ्रू इसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो क्या होता है। तो इन ट्यूब्स को, ये जो नेटवर्क है ट्यूब्स का, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रैकेआई या ट्रैकी, कुछ भी बोल सकते हो आप, ट्रैकेआई भी बोल सकते हो। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रैकेआई। ट्रैकेआई क्या होता है, नेटवर्क ऑफ दी ट्यूब्स, यानी कि इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकेआई। इसके बाद क्या होता है, ये जो ट्यूब है ना इसकी जो ओपनिंग्स होती है ऑन दी साइड्स, जैसे कि इसकी ये वाली साइड है, इसके ऊपर इस ट्यूब्स की जहां से ओपनिंग आगे आगे तो देखो ये डिवाइड हो रही है, ये जो ओपनिंग होती है ना इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। तो अलग से आपने नाम याद रखना है, स्पाइरेकल्स क्या होता है, ओपनिंग्स ऑफ द ट्यूब्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होती है, ट्यूब्स की ओपनिंग होती है। अब कैसे इसके अंदर क्या जो ऑक्सीजन है वो क्या जाती है, कैसे सेल्स तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो क्या एंटर करेगी, कैसे, इन स्पाइरेकल्स के थ्रू क्या एंटर करेगी। सो वो क्या स्पाइरेकल्स के अंदर जाएगी, यानी कि ओपनिंग्स के थ्रू जाएगी। फिर यहाँ से क्या इस तरीके से क्या हर एक ट्यूब तक क्या जो ऑक्सीजन है वो क्या इस तरीके से क्या अंदर चली जाएगी। और तो यहाँ पे क्या स्पाइरेकल्स के बाद कहाँ जाएगी, ट्यूब्स के अंदर, यानी कि ट्रैकी के अंदर, ट्रैकेआई के अंदर कह सकते हो आप। उसके बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो क्या डिफ्यूज हो जाती है किसके अंदर, इनटू द बॉडी टिश्यू। अब टिश्यू जो वर्ड है ना, टिश्यू क्या होता है बच्चों, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। जब क्या होता है, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर ना एक ग्रुप बना लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू, जो कि हम आगे क्लासेस में भी
भी पढ़ेंगे, तो आपने सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टिश्यू यानी कि सेल्स की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्यूब्स है ना वो अल्टीमेटली क्या है, आगे क्या टिश्यू के अंदर कनेक्टेड होती है, तो वहां से क्या जो ऑक्सीजन है वो क्या टिश्यू के अंदर जाएगी, टिश्यू से क्या सेल के अंदर जाएगी, और अल्टीमेटली वो क्या है हर एक सेल्स तक क्या पहुंच जाती है। तो इस तरीके से क्या कॉकरोच के अंदर होता है। इसके बाद हम लोग क्या सेकंड देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जिसे हम कैचुआ कहते हैं, बारिश के दिनों में अक्सर आपने क्या उनको बाहर निकले हुए देखा होगा। तो इनके पास क्या होता है, लंग्स नहीं होते हैं, इनके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है यानी कि जो ब्रीदिंग है वो कैसे करते हैं, ये अपनी स्किन के थ्रू करते हैं। इनकी जो स्किन होती है बच्चों वो क्या होती है, मॉइस्ट होती है, गीली गीली सी होती है, और साथ में क्या होती है, स्लाइमी होती है यानी चिपचिपी होती है। ठीक है, मॉइस्ट एंड स्लाइमी। तो ये क्या होती है, चिपचिपी सी होती है ऐसे, और इनके स्किन जो होती है ना वो क्या होती है, इतनी ज्यादा पतली होती है कि उसके थ्रू क्या होता है जो गैसेस है ना वो इजीली क्या हो जाती है, पास हो जाती है। यानी कि इस तरीके से इनकी स्किन है तो गैसेस क्या इजीली अंदर भी चली जाएगी और अंदर से क्या बाहर भी आ जाती है। सो गैसेस कैन इजीली पास थ्रू दी स्किन। इसके अलावा क्या होता है, फ्रॉग के अंदर क्या होता है, गैस के एक्सचेंज कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है और इनकी स्किन के थ्रू भी होता है। मेजरली तो इनके अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज लंग्स के थ्रू होता है, लेकिन कुछ अमाउंट गैसेस का जो एक्सचेंज है वो क्या स्किन के थ्रू भी इनके अंदर क्या हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास है फिश, जो कि क्या पानी में ही रहती है। तो फिश के पास क्या होता है, ब्रीदिंग के लिए जो गैस एक्सचेंज के लिए हम कह सकते हैं जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, गिल्स। तो जैसे कि मैंने क्या यहाँ पे बनाया है, तो ये जो है ये इसके क्या है, गिल्स है। इसी के थ्रू इसमें क्या गैसेस का एक्सचेंज क्या होता है। अब कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो बच्चों, क्योंकि फिश क्या पानी में रहती है तो ये क्या करते हैं, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ना उसको क्या यूज करती है अपनी ब्रीदिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को क्या इनटेक करेगी, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ पानी जो है अपने मुंह के अंदर क्या लेके जाती है, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो क्या यूज कर लेगी। तो सबसे पहले क्या जो ऑक्सीजन है वो क्या गिल्स के पास जाएगा, तो यहां से जैसे वाटर क्या उसके मुंह में जाएगा तो जो वाटर वो क्या गिल्स तक पहुंचेगा, उसमें से क्या जो ऑक्सीजन है वो क्या है गिल्स के अंदर जाके क्या अलग हो जाता है, और वहां से जो ऑक्सीजन है, ये जो गिल्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना उनके साथ बिल्कुल क्या होती है, अटैच्ड होती है। तो गिल्स से क्या होती है, जो ऑक्सीजन है वो क्या है ब्लड वेसल्स के अंदर क्या ट्रांसफर हो जाती है, और जो चीज एक बार ब्लड के अंदर क्या चली जाती है ना वो फिर पूरी बॉडी के अंदर क्या घूमती है। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर क्या घूमता रहता है, तो अपने साथ जो भी चीज है उनको भी क्या घुमाएगा, मतलब उनके साथ क्या चलेगा वो चीज। तो ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी। अब वो जो ऑक्सीजन है वो क्या ट्रांसपोर्टेड हो जाएगी कहां पे, टू ऑल दी सेल्स। तो इस तरीके से क्या सारे सेल्स तक क्या ऑक्सीजन जाएगी, वहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा और बाकी सारे काम जो है सेम होगा। उसके अलावा हम लोग क्या प्लांट्स के अंदर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि उनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। सो अगर बच्चों हम लोग क्या बात करें प्लांट्स की, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के जो सारे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि लीफ, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, सबके सब क्या करते हैं, जो रेस्पिरेशन उसको क्या परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो प्लांट के अंदर सारे पार्ट्स जो है, लीफ, स्टेम, रूट सब क्या होता है टाइम के साथ ग्रो करते हैं ना, तो दैट मींस उनके अंदर क्या है काम चल रहा है, और काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी। अब हमें ये भी पता है कि रेस्पिरेशन का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो किससे है, ब्रीदिंग से। तो यानी कि रेस्पिरेशन हो रहा है तो डेफिनेटली ब्रीदिंग तो वहां पे होएगी ही होएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज को हमने क्या तोड़ना है रेस्पिरेशन के अंदर, उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, और वो कहां से आएगी, ब्रीदिंग से आएगी। तो इसीलिए क्या सारे पार्ट्स के अंदर, लीफ, स्टेम, रूट सबके अंदर क्या ब्रीदिंग वाला काम हो रहा है। अब कौन कौन से कैसे कैसे होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि लीफ की बात करें तो लीफ में हमें ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जो पत्ते होते हैं उनकी सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। सो स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। इसी के थ्रू क्या होता है, जो गैसेस है वो क्या अंदर बाहर जाती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रेस्पिरेशन वाला काम होता है। रूट की बात करें तो रूट्स में क्या होता है, रूट्स के पास ना इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये क्या है, रूट्स है। रूट्स के ऊपर बच्चों क्या होता है, बहुत पतले पतले ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, यहाँ पे अब देखो जो रूट्स होते हैं वो क्या मिट्टी के अंदर ऑलरेडी होती है। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होती है। जैसे कि मैं अगर ऐसे ऐसे बनाऊं तो इन पार्टिकल्स को हमने यहाँ पे बड़ा करके बनाया है, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या ये खाली स्पेस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये हमारी क्या है, एयर स्पेस। अब यहाँ पे क्या खाली है, खाली का मतलब बिल्कुल खाली नहीं है, एयर तो वहां पे है ना। तो यहाँ पे क्या थी, एयर थी। एयर में से जो ऑक्सीजन है ना उसको ये हेयर जो होते हैं ना वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, रूट्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या एंटर होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रूट हेयर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये सॉइल पार्टिकल बड़े करके बनाया, यहाँ से इनके बीच में जो ऑक्सीजन थी, एयर जो थी, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो क्या रूट से हेयर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, सारे पार्ट्स के अंदर क्या होती है, जो ब्रीदिंग है वो होती है। स्टेम का अभी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना, ये आपका 9th
क्लास में 10th क्लास में जाके पढ़ोगे। हमारे एनसीईआरटी की बुक में अभी इतना ही दिया हुआ है। तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर के अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर के जो डिटेल्ड नोट्स है वो भी आपको क्या है मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।